तो नमस्ते भारत में सुबह 6:30 बजे हम बताने वाले हैं आपको उत्तराखंड त्रासदी पर अपडेट। बड़ी खबर यह है कि 26 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। 170 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, यानी कि मिसिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, कल पूरा दिन चलता रहा। तपोवन के टनल में 35 लोगों को निकालने का अभियान अभी भी जारी है। राहत की बात है कि 130 मीटर तक टनल से मलबा हटा लिया गया है। जो जानकारी निकल कर आई है सामने वो ये है कि टनल के आगे के हिस्से में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जेसीबी की मशीन के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां, तमाम राहत और बचाव के काम में लगी टीमें, वो ये कह रही है कि आगे एक मोड़ है। बहुत संभव है कि इस मोड़ के बाद मलबा ना हो और मजदूरों के बचे होने की संभावना ज्यादा हो। यहीं पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि यहीं पर वो टनल है दो तपोवन की, जिन टनल में अभी भी 35 मजदूर फंसे हुए हैं। मौत की सुरंग में जिंदगी की आखिरी आस। टनल में सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन। हर सेकंड लड़ी जा रही है मौत से जंग। उत्तराखंड आपदा की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए और समझिए कि आखिर इस वक्त क्या हालात हैं। 25 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 3.8 किलोमीटर लंबी सुरंग में फंसे 35 लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान जारी है। इन 35 फंसे लोगों के बारे में जल्द जानकारी मिल सकती है। कैसे, वो समझिए। अभी 130 मीटर टनल साफ हो चुकी है। 180 मीटर की दूरी पर टर्न है। उम्मीद है कि फंसे लोग यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि टर्न की वजह से हो सकता है कि वहां मलबा ना गया हो। टनल की स्थिति ये है कि 180 मीटर के बाद एक बेंड है, तो उसमें हमने पूरा मलबा क्लियर करा लिया करीब 80 मीटर का। उसके आगे हमारी मशीनें लगी हुई हैं, जेसीबी वगैरह लगी हैं, तो उसको तो यही है। बाकी जगह रिलीफ है, राहत है, बचाव कार्य तो वो यही है, क्योंकि बाकी जगह तो एक तो सर्च है, ढूंढ रहे हैं, और दूसरा रिलीफ है, राहत पहुँचा रहे हैं। सैलाब ने सबसे ज्यादा नुकसान एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को पहुंचाया है। ये पावर प्रोजेक्ट तपोवन में बन रहा है और वहां 2 टनल यानी सुरंगों का काम बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। लेकिन ग्लेशियर टूटने के बाद जब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो पानी यहाँ पहुंचा तो सुरंगों में कीचड़ भर गई। प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर इस सुरंग में फंस गए क्योंकि सैलाब के साथ आए मलबे ने सुरंग का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद से ही युद्ध स्तर पर सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने का काम चल रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने हेलीकॉप्टर से इस पावर प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। एनटीपीसी का पावर प्लांट तपोवन आपको दिख रहा है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। यहीं पर जो टनल 2 आपको दिख रही हैं, एक छोटा सा बल्ब टिमटिमाता दिख रहा है, उसी टनल में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस उस टनल को साफ करके वहां से जलोढ़ निकालने की कोशिश कर रही है, ताकि वहां से जो मलबा निकल सके। तो मलबा निकलने के बाद वहां से 35 जो लोग फंसे होने की आशंका है, उनको जीवित बाहर निकाला जा सके। वैसे एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ के जॉइंट ऑपरेशन से उम्मीद की किरण कल सुबह तब दिखनी शुरू हुई जब एसडीआरएफ के जवानों ने नक्शे पर सुरंग का जायजा लिया और हर गुजरते घंटे के साथ बचाव दल मलबे के आखिर तक पहुंचने की कोशिश में लग गया। 5 मीटर भरी तापर फाका चांसेस आर मोर 180 मीटर 180 देन वी विल मूव राइट यस ऐसा डिस्टेंस। अब ये जा रहे हैं, हमको यही जाना है। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार में मंत्रियों का भी मौके पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ पहुंच गए। आज और कल सीएम प्रभावित इलाकों में ही रहेंगे। एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ तीनों का संयुक्त प्रयास चल रहा है। पूरा प्रयास हो रहा है अपनी जान हथेली पे रख कर, और जो हमारे जवान हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन वो पूरी साहस के साथ
कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी कल तपोवन में एनटीपीसी प्रोजेक्ट का दौरा किया। ये तो एक एस्टिमेट ही है, हमको लगता है कि 1500 करोड़ से कम नहीं हुआ होगा, लेकिन ये एक एस्टिमेट है। बैराज का जो स्ट्रक्चर है वो ये काबिज है, स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हुआ है। उसके गेट्स सबमर्ज हो गए, सिल्ट इतना भर गया है कि एकदम गेट के टॉप तक आ गया है। जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, लोकेट वगैरह किया है, वो सब छोड़ छाड़ करके हमको लगता है कि करीब करीब यहाँ के साइट के 83 लोग अभी भी मिसिंग हमको नजर आ रहे हैं। टनल की पड़ताल कर रहे एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह को इस दौरान बैराज पर काम करने वाले अनूप मिले। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, जिसको सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाए। खौफ का वो मंजर कैसा होगा, खुद अनूप से सुनिए। तो लोग भागे इधर के लिए, तो यहाँ बंदे थे, तब तो ऊपर से फ्लड आ गया था, मतलब बचने का चांस नहीं, चारों तरफ से आ गया। तो यहाँ काफ़ी बंदे थे, मतलब 15-20 तो थे ही। फिर हमने आवाज़ दी उनको कि इधर, तो रास्ता बंद हो गया था। कुछ बंदे मतलब 20-25 बंदे वहाँ सीढ़ी से ऊपर आ गए थे वो। फिर उनके लिए हम ही गए थे रस्सी लेने के लिए, ऊपर कॉल किया हमने रस्सी के लिए, रस्सी लेकर आए, यहीं से खिंचवाया हमने। अब उन जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है जो मलबे के ढेर में फंसी हैं। देवदूत बनकर राहत और बचाव कर्मी 24 घंटे जुटे हैं। उम्मीद है कि जल्द खुशखबरी आएगी और जो लापता हैं वो सकुशल बचा लिए जाएंगे। तो उत्तराखंड त्रासदी की एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट सबसे पहले हम आपको एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं। हमारे सहयोगी रक्षित सिंह ग्राउंड जीरो पर तपोवन में मौजूद है, जहां पर टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, क्योंकि एक एक सेकंड यहां पर बहुत ज्यादा कीमती है। रक्षित, अभी मौजूदा हालात क्या है? जो अपडेट हमने अपने दर्शकों को दिया उसके मुताबिक 130 मीटर तक का जो मलबा है वो साफ कर लिया गया और 180 मीटर पे वो टर्न है, जिसकी वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे टर्न की वजह से मलबा नहीं गया होगा और जो अंदर फंसे हुए लोग होंगे वो सुरक्षित होंगे। बिल्कुल प्रतिमा, लेकिन अब जो टनल के अंदर काम है वो 140 मीटर तक लगभग पहुंच चुका है और 140 मीटर के बाद में टनल पर आप देख सकते हैं कि रात भर जो है भले ही माइनस में टेम्परेचर रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो एसएफटी है यानी कि सिल्ट फ्लशिंग टनल है, उस टनल में लगातार 2 मशीनें पूरी रात काम करती रही हैं। यहाँ पर इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है, उसके अलावा आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है। और ये देखिए तस्वीरें, इस तरीके से कितना मुश्किल है इनके लिए ये सिल्ट को बाहर निकालना इस एसएफटी से यानी कि सिल्ट फ्लशिंग टनल से। और इसी में 30 से ज़्यादा जो जिंदगियां हैं वो फंसी हुई हैं और उम्मीद अब ये की जा रही है कि जैसे जैसे पौ फट रही है, लगभग 40 मीटर के आसपास और आगे की तरफ जब जाएंगे ये लोग, तो उसके बाद में उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि आगे सिल्ट ना हो और उसके बाद में उन जिंदगियों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जा सके। तो काम आप देख सकते हैं कि बीते लगातार 36 घंटों से इसी तरीके से चल रहा है। सारे के सारे आईटीबीपी के पर्सनल, इंडियन आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार लगी हुई है। और अगर मैं इस टनल की बात करूं प्रतिमा, तो ये टनल लगभग 1200 मीटर की टनल है पूरी की पूरी, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग 180 मीटर के बाद में जो टर्न है उसके बाद में संभवतः मलबा नहीं होगा और वो जो 30 से ज़्यादा जिंदगियां हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सकेगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है रक्षित, जो कि लगातार कल रात से आ रही है। आप तो सुबह से वहाँ मौजूद हैं, पूरी रात भी वहीं पर मौजूद थे। आपने खुद बताया कि तापमान माइनस में रहा रात का, आप भी बहुत ख्याल रखिएगा अपना। लेकिन ये जो मोड़ जिसकी बात हो रही थी और जो मैप में भी दिखाया गया था कि हो सकता है, उम्मीद है कि उसके बाद वहाँ मलबा ना हो और मजदूरों की जान बच जाए, उस मोड़ तक कब तक पहुंच जाएगी रेस्क्यू टीम? देखिए, उम्मीद जताई जा सकती है कि अगले कुछ घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में जो 40 मीटर है जो आगे का बचा हुआ है वहाँ तक ये मशीनें पहुँच रही हैं और लगातार मलबा जो है वहाँ से खींच कर लेकर आ रही हैं। इसके अलावा जो और मशीनें हैं, दूसरी मशीन भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। जब ये मशीन अंदर वाली जो एक्सकवेटर है, जब वो अंदर से मलबा लेकर आती है तो फिर यहाँ पर क्लीनिंग प्रोसेस होता है और इस तरीके से मलबा जो है वो लाकर डाला जा रहा है। ये देखिए हालत, अंदर कितनी बुरी हालत है टनल के, किस तरीके से मलबा जो है वो अंदर से निकाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें हैं,
मुश्किल है, लेकिन उम्मीद जो है वो कायम है और उम्मीद के ही चलते यहाँ पर सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि वो 30 से ज्यादा जिंदगियां सकुशल बाहर आ उम्मीद पाएं। से ही जिंदगी है, उम्मीद से ही दुनिया चलती है। हम भी यही उम्मीद करते हैं रक्षित, जो आप जानकारी दे रहे हैं वो सही साबित हो और तमाम मजदूरों की जान बचाए। तबाही उत्तराखंड में आई है, लेकिन दर्द का दरिया पहाड़ों से बढ़कर मैदानों तक भी पहुंच चुका है। त्रासदी के बाद 170 से ज्यादा लोग लापता हैं और इनमें से कई ऐसे कामगार हैं जो यूपी और बिहार के रहने वाले थे। खबर के बाद उन घरों में खामोशी सी छा गई है। सब अपनों की सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई बड़ी तबाही के बीच ये सुकून देने वाली तस्वीर है, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन अब भी कई लोग हैं जिनका नाम लापता लोगों की लिस्ट में है और ये लिस्ट लंबी है। प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक तबाही की चपेट में आने वाले 202 लोग लापता थे, जिसमें से सोमवार देर शाम 5 लोगों ने रिपोर्ट की है, जिसके आधार पर लापता लोगों की संख्या 197 हो गई। ग्लेशियर टूटने की घटना भले ही उत्तराखंड में हुई है, लेकिन उससे मची तबाही का दर्द लोग उत्तर प्रदेश और बिहार तक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों से काम करने उत्तराखंड गए लोग अब तक लापता हैं और परिवार में चीख पुकार मची है। तबाही में लापता अपनों के लिए रोते बिलखते लोगों की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में रनियापुर गांव की है, जहां कई घरों में लोगों के बीच इसी तरह उदासी है। आंखों में आंसू हैं, क्योंकि गांव के कुल 5 लोग लापता हैं, जो काम के सिलसिले में उत्तराखंड में थे। रनियापुर गांव के उन 5 मजदूरों के नाम हैं अजय कुमार, छोटे लाल, प्रभुनाथ, वेद प्रकाश और हरिलाल। इनके लापता होने की सूचना तब मिली जब तपोवन पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए इसी गांव के 3 और लोग छोटू, राजू और राजेश ने फोन कर गांव में परिवार वालों को सूचना दी कि 5 साथियों का कोई पता नहीं चल रहा। इसके बाद से ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तपोवन पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए ये सभी मजदूर कंपनी के बनाए क्वार्टर में रहते थे, लेकिन जब सैलाब आया तो 8 में से 5 लोग लापता हो गए। गांव में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो मातम का माहौल था। जिन घरों को अपने लोगों का इंतजार है, वहां लोग रोते बिलखते नजर आए। हरिलाल के पिता बोलने की हालत में नहीं है। छोटे छोटे बच्चे तक को सैकड़ों किलोमीटर दूर आई इस तबाही ने दर्द दिया है। इन लोगों को उत्तराखंड गए अपने परिजनों के सकुशल होने की सूचना का इंतजार है। कहीं कि मेरे पिता नहीं है, वहाँ से फोन आया है, दलदला में मेरे पिता चले गए। तभी मुझको पता चला, मैंने फोन लगाया, वहाँ पर फोन लगाया, मोबाइल स्विच ऑफ था। यूपी में श्रावस्ती के पास ही एक जिला है लखीमपुर खीरी। जिले के करीब 30 लोग उत्तराखंड में तबाही की चपेट में आए हैं। जो लापता हैं, उनमें से 7 लोग भैरमपुर गांव के हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनके नाम हैं अर्जुन, अरुण, धर्मेंद्र, हीरालाल, सूरज, विमल और विमलेश। भैरमपुर गांव में लापता इन मजदूरों के परिवार वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी की मां तो किसी की पत्नी, सब एक जगह पर जमा होकर अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ कर रही हैं। लखीमपुर खीरी के निगासन तहसील के बाबूपुरवा गांव के भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में तपोवन पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और इस वक्त बाबूपुरवा गांव में हूं मैं, जहां आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य लापता है। और मैं एक एक करके सबसे बात करूंगा। आपका नाम बताइए। मुन्नी। मुन्नी, कौन है आपके घर से वहाँ उत्तराखंड में? अर्जुन। अर्जुन बेटा है आपका? हाँ बेटा। कितनी उम्र है उसकी? उसका 25 साल का। 25 साल। कब से काम कर रहा था वो तो पहले भी जा चुका था, अब 1.5 महीना हो गया था गया हुआ। अच्छा। किरण। आपके घर से कौन? पति विमलेश। विमलेश। हाँ। कब से थे वहाँ पर? ये 1.5 महीना हो गया गए। हाँ। और
परसों बात भी हुआ था, अपने बच्चे से बात किया, साल भर का बच्चा है, सबसे बात नहीं हुआ है। नहीं हुआ, कल कोई बात नहीं हो पाई। कल कोई बात नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ। बिहार से बड़ी खबर जान लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार के सीएम बनने के करीब 4 महीने बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका जेडीयू और बीजेपी दोनों को इंतजार था। बीजेपी और जेडीयू के लंबे मंथन के बाद आज दोपहर नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी कोटे के 9 और जेडीयू कोटे से 8 विधायक मंत्री बनेंगे। बीजेपी के मुस्लिम चेहरे शहनवाज हुसैन का नाम भी नीतीश के नए मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 विधायक मंत्री बनने वाले हैं। नाम सैयद शाहनवाज हुसैन, पद राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, सदस्य बिहार विधान परिषद, प्रोफाइल 2 बार के लोकसभा सांसद, केंद्र सरकार में फूड प्रोसेसिंग, नागरिक उड्डयन, टेक्सटाइल और युवा मामलों में मंत्री रहे। नई जिम्मेदारी, नीतीश कैबिनेट में बनेंगे मंत्री। बीजेपी के मुस्लिम चेहरे सैयद शाहनवाज हुसैन को पिछले महीने जब बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली से पटना भेजा गया, तभी साफ हो गया था कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। ये नई जिम्मेदारी क्या है, अब साफ हो गया है। आज दोपहर 12:30 बजे शाहनवाज हुसैन नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। वाजपेयी सरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन की ये उन्नति है या अवनति, इसका जवाब तो शाहनवाज हुसैन और उनकी पार्टी ही जाने। लेकिन उनका नाम नीतीश कैबिनेट में फाइनल है। शाहनवाज सुबह फ्लाइट से दिल्ली से पटना पहुंचेंगे और दोपहर में शपथ लेंगे। शाहनवाज के अलावा बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है। बीजेपी विधायक सुभाष सिंह, नितिन नवीन, नारायण प्रसाद, प्रमोद कुमार, सम्राट चौधरी, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू और सहरसा से बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा मंत्री बनने की रेस में हैं। इन सभी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता मिला है। नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में युवा चेहरों पर जोर दिया गया है। कल शाम ही नीतीश कुमार ने कहा था, बीजेपी जो लिस्ट देगी उसे मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिलेगा। जैसे ही आएगा उसी दिन उसी समय हो जाएगा, हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखा गया। उन्होंने साफ कह दिया कि जैसे ही लिस्ट आएगी वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे। एक हाथ से लिस्ट और दूसरी हाथ से मंत्रिमंडल का विस्तार। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों के नाम भी तय कर लिए हैं। जेडीयू विधायक संजय कुमार झा, सुमित सिंह, जमा खान, श्रवण कुमार, जयंत राज, मदन सहनी, महेश्वर हजारी और लेसी सिंह को आज दोपहर पटना राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। 19 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसके पहले नीतीश सरकार पहला मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है। नीतीश कुमार ने 13 मंत्रियों के साथ 16 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तभी से उनके मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलबाजी चल रही थी, जो फिलहाल शांत होती दिख रही है। ये तो तय है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में चुनाव के पहले से जिस तरह की तनातनी चल रही थी, सीटों के बंटवारे को लेकर के, फिर चिराग पासवान को लेकर के, और उसके बाद नीतीश कुमार के 43 सीटों पर आने के बाद से वो अब भी जारी है। वो खींचतान अब भी जारी है। पुल एंड प्रेशर जिसको कहा जाता है, दबाव की राजनीति दोनों तरफ से जबरदस्त हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपके सामने रख देते हैं। तपोवन में एनटीपीसी की जिस सुरंग में 30 मजदूरों के निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हमारे सहयोगी रक्षित सिंह भी रात भर वहीं मौजूद रहे। अभी भी रक्षित वहीं पर हैं। रक्षित के मुताबिक अब तक टनल में 140 मीटर तक मलबा हटा लिया गया है। अब और 40 मीटर तक गाद भरे जाने की उम्मीद है। पूरी रात 2 पोकलेन मशीनें सिल्ट निकालती रही। सिल्ट यानी कि वो मिट्टी जो कि पानी जब बन जाता है तो दलदल जैसी हो जाती है। यहाँ सेना के अलावा आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। तपोवन टनल में 140 मीटर तक पहुंच गई है रेस्क्यू की टीम। 35 मजदूरों के फंसे होने की यहाँ पर आशंका है। 40 मीटर और अंदर तक गाद निकालना अभी बाकी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है। तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट में ऑपरेशन टनल लगातार तीसरे दिन भी जारी है। मंगलवार सुबह की, अल सुबह की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो टनल पर स्लरी निकालने का जो काम है, जो
जितना भी गंदा जो पानी अंदर की तरफ गया है और स्लरी गई है उसको निकालने का काम लगातार पूरी रात भर चलता रहा यहाँ पर और अभी भी जारी है। कुल मिलाकर 2 मशीन जो हैं वो टनल के अंदर से स्लरी निकालने का यहाँ पर काम कर रही हैं। और अगर मैं इस टनल की बात करूं तो इस टनल को SFT कहा जाता है, यानी कि सिल्ट फ्लशिंग टनल। इसी टनल के ज़रिए जो सिल्ट है वो बाहर होकर जो है दोबारा से आगे जाकर नदी में दाखिल होना था। इस टनल की अगर हम बात करें तो यहीं पर 30 से ज़्यादा जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और टनल की लंबाई जो है वो 1200 मीटर है। हालांकि 1200 मीटर ये पूरी कंस्ट्रक्टेड नहीं है, अभी बताया गया है कि लगभग 60 मीटर जो है टनल आगे की तरफ से नहीं बनी हुई है। तो कुल मिलाकर जो ऑपरेशन टनल है वो लगातार जारी है। और अगर हम बात करें इस ऑपरेशन टनल की तो लगातार जो काम है वो जारी है। इंडियन आर्मी यहाँ पर डिप्लॉयड है, इंडियन आर्मी ने अभी टेक ओवर किया हुआ है यहाँ पर और जो आज बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। इसके अलावा ITBP के जो पर्सनल हैं वो आपको नज़र आएंगे। ITBP भी लगातार यहाँ पर सबसे पहले मोर्चा संभाले हुए थी, उसके बाद में SDRF के जो पर्सनल हैं वो भी आपको दिखेंगे। लेकिन बड़ी संख्या में अब ITBP के पर्सनल जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और अब किसी भी वक्त अंदर की तरफ दाखिल होंगे। और जो मशीन जो वहाँ पर स्लरी निकालने का काम कर रही है, सिल्ट निकालने का काम कर रही हैं, तो उसके बाद में तमाम पर्सनल अंदर की तरफ जाएंगे और कोशिश सबकी यही है कि किसी भी तरह से उन फंसे हुए लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। रक्षित सिंह, ABP न्यूज़, तपोवन। एक खबर अब आपके सामने विस्तार से रख देते हैं। बर्फीला तूफान पहाड़ों में बड़ी चुनौती बनता है, कई लोगों की जान ले लेता है। इसी से बचाने की मुहिम अब सेना ने चलाई है। ये रिपोर्ट। जहां साया भी साथ छोड़ दे, जहां हिम्मत की रीढ़ भी कांपने लगे, उसी बर्फिस्तान में ये हिमवीर अपने हौसलों से जिंदगी की उड़ान रखते हैं कायम। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की चोटियां सबसे दुर्गम मानी जाती हैं, क्योंकि इन जिद्दी चोटियों की फितरत ही बर्फीले तूफानों की है, जिसकी जद में जिंदगी तिनके की तरह उड़ जाती है। लेकिन पहाड़ों की जिद को हिम्मत और हौसलों के हथौड़े से चूर चूर करते हैं ये हिमवीर। नंबर 5 कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए पार्टी अब बोलते ही सब पीछे मुड़ेंगे और फाइन ड्रॉपिंग की कार्रवाई शुरू करेंगे। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से आई तबाही ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। इसी घटना से सबक लेते हुए सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थानीय लोगों के लिए एवलांच से बचाव के लिए ये मुहिम चलाई है। फिर आपको एवलांच की आवाज सुनाई दे तो सबसे पहले अपना नाम अपने हाथ से बंद कर लीजिए। बारामूला में बर्फबारी आम है और इसीलिए यहाँ के लोगों के लिए एवलांच सबसे बड़ा खतरा है। सीजनल बर्फ जो यहाँ की 15 फुट से कम कभी नहीं पड़ती, तो यहाँ पे फिर अक्सर सहारा रहता है सिर्फ इंडियन आर्मी, बाकी तो कोई टीम यहाँ पहुँच नहीं सकती है। सेना ने न सिर्फ इन्हें एवलांच के खतरे से आगाह किया, बल्कि ये भी बता रही है कि एवलांच में फंसने के बाद जान कैसे बचानी है। एवलांच आ जाए तो आपको स्विमिंग तैरने की पोजीशन इख्तियार कर लेनी है और जितना हो सके एवलांच से ऐसे करके बाहर निकलने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारतीय सेना के सामने प्राकृतिक आपदा और पाकिस्तानी घुसपैठ की दोहरी चुनौती होती है और सेना हमेशा की तरह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। और अब एक ऐसी खबर जो सुबह सुबह आपको पॉजिटिविटी से भर देगी। पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा देने वाली एक खबर ये है यूपी के प्रयागराज से। यहाँ बिन फेरे हम तेरे वाली कहानी पूरी खबर के जरिए जानिए। न गाजा, न बाजा, न फेरे, न जयमाल, न मंगनी, न ही दान दहेज का व्यवहार, न दूल्हे के सिर सहरा, न ही दुल्हन ने पहना लहंगा सुनहरा, न बुआ रूठी, न फूफा नाराज हुए। सात जन्मों के लिए दो जोड़े एक साथ हुए। महज 2 से 2.5 मिनट की ये शादी आने वाले कल को तड़क भड़क से दूर एक नए कल का संदेश देती है। ये अविनाश हैं जिन्होंने अंजलि को जीवन साथी चुना और ये अमित हैं जिन्हें शिवा का जन्म जन्मांतर का साथ मिला। जीवन के हर पड़ाव में साथ निभाने और बराबरी के हिस्से की कसम दूल्हा दुल्हन दोनों ने खाई।
हम तो मानते हैं कि दो लोगों को अगर जीवन एक साथ गुजारना है तो इसके लिए इतनी तड़क भड़क की कोई ज़रूरत नहीं है। बेवजह उसमें पैसा खर्च किया जाता है। दहेज एक बहुत बड़ी समस्या पूरे समाज की बनी हुई है, जाति धर्म। तो इन सब चीज़ों को, कुरीतियों को ख़त्म करना एक तो हमारा मकसद है। और दूसरा ये है कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें ना हों, जहाँ पर हर इंसान बराबरी से रह सके। शादियां तो आपने बहुत देखी और सुनी होंगी। तमाम शादियां खूब चर्चा का सबब बनी रहती हैं। कोई राजसी अंदाज में शादी करता है तो कोई दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराता है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में दो युवाओं ने अनूठे अंदाज में शादी की है। दो युवाओं की शादी में ना तो फेरे हुए, ना मंडप सजे, ना ढोल नगाड़े बजे, बल्कि सादगी के साथ शपथ लेकर के एक दूसरे का हाथ थामा गया। ये दोनों जोड़े प्रयागराज में ही पढ़ाई करते हैं और इनकी शादी घर वालों ने तय की है। लेकिन लाखों रुपए खर्च करने की बजाय इस तरह शादी करने का फैसला इन चारों का ही था। शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए दोनों जोड़े इसको रजिस्टर्ड कराएंगे। ये अनोखी शादी इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है। और अब एक खबर यूपी की आपके सामने रख देते हैं। यूपी से जहां चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव को बिना शर्त गठबंधन का ऑफर दिया है। इस ऑफर के पीछे की राजनीति क्या है, हमारी रिपोर्ट से जानते हैं। यूपी के समाजवादियों में इस समय प्यार, परिवार और इमोशनल अत्याचार का चित्रहार दिख रहा है। भतीजे अखिलेश यादव से नाराज होकर समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव अब गठबंधन की गायकी बुलंद कर रहे हैं। हमारा तो ये है कि हमने समाजवादी से भी कहा है, हमारी अपील है समाजवादी से, अलायंस प्रगतिशील समाजवादी से कर ले। और हम तो चाहते हैं कि पूरा परिवार, पूरा घर एक हो जाए। बीच में कुछ लोग ऐसे हैं न तो परिवार को एक होने देना चाहते हैं। यूपी में चुनावी समर से पहले पारिवारिक एकता जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। चाचा ने राजनीतिक मजबूरी में भतीजे को शांति का पैगाम तो भेज दिया, लेकिन इशारों में बताना भी नहीं भूले कि भतीजे ने समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो समाजवादी पार्टी किस स्तर पर थी, आज कहां पहुंच चुकी है। हम चाहते हैं कि आज भी पूरा परिवार से लेकर पूरा समाजवादी एक हो जाए। हमने ये भी कहा कि हर त्याग करने के लिए तैयार है, हर त्याग। अखिलेश फिर मुख्यमंत्री बने, ये भी कहा है, और हम अभी भी चाहते हैं अखिलेश मुख्यमंत्री बने। दरअसल 2017 में समाजवादी पार्टी पर वर्चस्व को लेकर हुई चाचा भतीजे की लड़ाई का खमियाजा दोनों ही पक्षों को उठाना पड़ा। अभी तक यादव और पिछड़ों के वोटों पर जो समाजवादी पार्टी का एकाधिकार माना जाता था, वो चाचा भतीजे के अलग होने से गड़बड़ा गया है। अब शिवपाल यूपी में कहीं मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन चुनावी समर में वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वोट बढ़ रहे हैं। इसी चुनावी घाटे की भरपाई के लिए कुछ कदम अखिलेश बढ़ रहे हैं तो कुछ कदम शिवपाल। लेकिन ये बात भी तय मानी जा रही है कि भले ही चुनावी समीकरण के लिए सुलह की गोंद चिपकाई जाए, लेकिन इस गठजोड़ की दरारें साफ नजर आएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।